हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 19th पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के भाग 19 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, अदर पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो अदर पावर्स को अगर हम देखें तो उसके अंदर पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके अगर होता है तो ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन के तहत ये जो केस है ये पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत ये केस पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसका क्या मतलब है? तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब हो जाता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। ये किसी हाई कोर्ट में या किसी लोअर कोर्ट में नहीं पहुंचेगा एंड वहां से अपील होके ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में ही अगर ये केस जो है पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो हम कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पावर है एंड उसी के तहत ये फॉल होता है। ठीक है। एंड एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो जाता है? एक्सक्लूसिव का मतलब हो जाता है कि इंडिया में किसी और कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट के ऊपर जजमेंट पास कर सके। सो अंडर ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट आता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा एंड सुप्रीम कोर्ट ही उसके ऊपर जजमेंट पास कर सकती है। कोई और कोर्ट जो है वो जजमेंट नहीं दे सकता है इस डिस्प्यूट का। ओके, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट हमें याद रखना है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं एंड यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर अगर मिसबिहेवियर का चार्ज लगाया गया है तो इन दैट कंडीशन प्रेसिडेंट जो है उस पर्टिकुलर केस को रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जब ये केस पहुंचेगा जिसके अंदर मिसबिहेवियर का चार्ज लगाया गया है किसी यूपीएससी के चेयरमैन के ऊपर या यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर, तब सुप्रीम कोर्ट जो है एक पैनल बनाएगी और वो जो पैनल है सुप्रीम कोर्ट की वो फिर इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी, चेक करेगी, देखेगी कि जो मिसबिहेवियर का चार्ज लगाया जा रहा है ये सही है कि नहीं है। एंड जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पैनल बनाया जजेस का जिसने चेक किया कि ये जो मिसबिहेवियर का चार्ज लगाया जा रहा है ये सही है कि नहीं है, उसके बाद वो अपना रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जमा करते हैं एंड वो जो रिपोर्ट जमा किया गया उस पैनल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के पैनल के द्वारा, तो वो जो रिपोर्ट रहेगा वो बाइंडिंग रहेगा ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें बोला गया कि हाँ ये पर्सन जो है मिसबिहेवियर का गिल्टी पाया गया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस पर्टिकुलर पर्सन को रिमूव करना होगा, चेयरमैन को या फिर अदर जो मेंबर्स हैं जिनके ऊपर ये चार्ज लगा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट जमा किया है उसके अंदर ये कह दिया कि नहीं, मिसबिहेवियर का चार्ज जो है वो प्रूव नहीं होता है, ही इज नॉट गिल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, मिसबिहेवियर का चार्ज नहीं लगना चाहिए, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो चेयरमैन को या फिर उस पर्टिकुलर मेंबर को रिमूव नहीं कर सकते हैं यूपीएससी से। ठीक है, तो ये जो डिसीजन होता है पैनल का, सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है उसने जो डिसीजन दिया दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, देन अगला जो पावर आ जाता है वो है पावर ऑफ रिव्यू का। पावर ऑफ रिव्यू के अंदर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि पास्ट में उन्होंने जो जजमेंट्स पास किए हैं उनको वो चेक कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि उनका जो प्रीवियस स्टैंड था किसी पर्टिकुलर केस को लेके या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके उनको चेंज करना चाहिए, देन सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग दैट अथॉरिटी एंड अकॉर्डिंग टू दैट अथॉरिटी, अकॉर्डिंग टू दैट पावर, सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस स्टैंड को चेंज कर सकती है। सो इन दो पॉइंट्स को अगर हम देखें तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी। यानी सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की है तो वो खुद उन गलतियों को सुधार सकते हैं। ये पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लेंगे हम गोलकनाथ एंड केशवानंद भारती केस के जजमेंट्स का, क्योंकि गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दिया गया था उसको जो है चेंज किया गया केशवानंद भारती केस के अंदर एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये जजमेंट्स पास किए गए थे। बट इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं शॉर्ट में। तो हुआ क्या था, 1950 में भारतीय संविधान जो है लॉन्च हुआ एंड उसके बाद से ही जुडिशरी में केसेस जो हैं वो आना शुरू हो गए। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट था जब भारतीय संविधान लॉन्च किया गया था तब।
एंड भारतीय सरकार ने उस समय की जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि जमींदारी एबोलिशन एक्ट लाया, जिसके तहत उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो ज़मीनें जमींदार के पास थी उसे अपने अंडर में लेना चाहा ताकि रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जा सके। बट जो जमींदार थे वो पहुंच जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक, यानी पहले तो वो लोअर कोर्ट्स में जा रहे थे एंड बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहे थे एंड वो कह रहे थे कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होना चाहिए बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी जो है उस समय फंडामेंटल राइट था। तो ये जो गोलकनाथ केस था जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उस समय जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को नहीं ले सकती है और फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती है। तो सोचिए अगर ये चीज़ें नहीं की जाती तो बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स पे हम आज के टाइम पे देखते हैं वो कभी होती ही नहीं, और अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती जो होनी नहीं चाहिए थी। तो फंडामेंटल राइट के ऊपर चेंज जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको लाना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये गोलकनाथ केस का जजमेंट प्रिवेल कर जाता और अभी तक हम वही फॉलो करते तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए थी बट हो जाती। तो गोलकनाथ केस का जजमेंट क्या था कि फंडामेंटल राइट को जो है अमेंड नहीं किया जा सकता और इसे छीना नहीं जा सकता है भारत की जनता से। बट केशवानंद भारती केस का अगर हम जजमेंट देखें तो उसके अंदर कहा गया कि गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था वो सही नहीं था। जुडिशरी ने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा केशवानंद भारती केस में कि गोलकनाथ केस का जो जजमेंट था दैट वाज नॉट करेक्ट एंड जो पार्लियामेंट है यानी जो लोकसभा है राज्यसभा है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारे संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं और वो फंडामेंटल राइट में भी चेंजेस जो है ला सकते हैं क्योंकि उनको संविधान से ही ये पावर मिलती है। बट केशवानंद भारती केस में एक कंडीशन लगाया गया कि लेजिस्लेचर जो चेंजेस करना चाहे वो कर सकती है बिकॉज उनको ये अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट उनको एक बात याद रखनी है कि जो भी वो चेंजेस करें उससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदलना नहीं चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो हम एक एग्जांपल अगर देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा गया कि डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है। तो ऐसा ना हो कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेस पे इस देश को डिक्लेयर कर दें। तो अगर ऐसा किया जाएगा कि इस देश का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वहाँ पे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदल जाएगा, वो सेकुलर रहेगा ही नहीं। तो ये कहा गया जुडिशरी के द्वारा कि आपको जो चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये रिव्यू जब सुप्रीम कोर्ट ने किया अपने ही द्वारा दिए हुए प्रीवियस केस को, उसके बाद फिर ये जो चीजें हैं उन्होंने अपना प्रीवियस जो स्टैंड दिया था उसको चेंज किया, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि कोई भी केस अगर हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है या कोई भी अपील हाई कोर्ट के पास अगर पेंडिंग है तो वो उस पर्टिकुलर केस को अपने पास ले सकती है एंड उसके ऊपर हियरिंग जो है वो कर सकती है और उसका जजमेंट जो है वो पास कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि केस का ट्रांसफर जो है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में करना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट वो जो है कर सकती है। हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करने का अथॉरिटी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है और वो एक ऑर्डर पास करके ऐसा ट्रांसफर जो है केसेस का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में करवा सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, जो भी लॉ पास किए जाते हैं वो इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब के ऊपर अप्लाई होते हैं। कोई भी कोर्ट जो है उसके दायरे से बाहर नहीं होगा। जो भी रूल उन्होंने पास किया सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे कोर्ट्स पे अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन लिस्ट उसको इनलार्ज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, यानी जो लोकसभा है राज्यसभा है वो यूनियन लिस्ट के अंदर जो पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को उसको वो इनलार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का अदर जो पावर है एंड जुरिडिक्शन जो है उसको इनलार्ज किया जा सकता है बाय स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी जो स्टेट्स हैं एंड जो सेंटर है वो अगर मिलके डिसाइड करें कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन का पावर एंड अदर पावर्स जो है उसका दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए तो वो किया जा सकता है। बट आपको याद क्या रखना है कि जुडिशरी के पावर को डिक्रीज नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पावर को डिक्रीज करने का हक नहीं है, हाँ उसको इंक्रीज करने का, उसको इनलार्ज करने का हक जो है वो पार्लियामेंट के पास
पहुंच जाता है, पार्लियामेंट के पास है, लेजिस्लेचर के पास है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं इन वीडियोस के द्वारा, और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।